तो आज का टॉपिक अपना मेथड ओवरलोडिंग है। ये शुरू करें इससे पहले आप लोगों का कोई इनहेरिटेंस या एग्रीगेशन में सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई ना, है ना। इनहेरिटेंस क्या था, एग्रीगेशन क्या था, वो बता दिया। अब ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, राइट। सो ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन, यहाँ पे मेथड की बात हो रही है, राइट, कोई भी एक फंक्शन उसी नाम से बनाए और उसके पैरामीटर्स को खाली बदल दें, तो वो पैरामीटर्स को हम यहाँ सिग्नेचर कहते हैं। यानी एक ही फंक्शन के दो तरह से डिक्लेरेशन या मल्टी तरह से डिक्लेरेशन हो तो उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। देखो, इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, it is known as method overloading, right? If we have to perform only one operation having same name of the method, increase the readability of the program, ठीक है। Suppose you have performed addition of the given numbers but there can be any number of arguments. If you write the methods such as a integer for 2 parameters, b integer for 3 parameters, it may be difficult like other programmers understand behavior of the method, है ना। कि एडिशन करना है मुझे, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेथड ओवरलोडिंग में देखें कि मैं एक यहाँ क्लास ओवरलोडिंग डेमो, ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे समझो एक मेथड देता हूँ वॉइड ऐड, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर कुछ एडिशन होगा, राइट। यहाँ पे मैं दो आर्ग्यूमेंट दूंगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। अब सपोज यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटीजर लेट अस से n1, n2, n3, n4, n5, कॉमा सम, ऐसे 5। ओके, तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, क्लास ओवरलोडिंग डेमो में यहाँ नाम दे दूंगा और यहाँ ओवरलोडिंग दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो अब क्या करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, है कि नहीं। ओवरलोडिंग ओ इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, ये दे दिया। अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, मैंने बनाया नहीं, तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। अब यहाँ पे अगर किया और मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज प्लस सम। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ दो ही नंबरों का करेगा। तो क्या करूँगा, इसको पहले सेव कर देता हूँ सबसे पहले समझने के लिए। हो गया, इसको एडजस्ट कर दिया, राइट। अब देखो ओ डॉट जब भी करूँगा तो क्या करूँगा, ऐड। यहाँ क्या होगा, 10, 20 करूँगा तो ये दोनों का सम। लेकिन मुझे 3 नंबर ऐड करने हैं तो ओ डॉट ऐड 2, 10, 20, 30। 4 नंबर करने हैं तो ओ डॉट ऐड 3। ऐसे फंक्शन बनाओ, ऐसे बनाना पड़ेगा ना। तो आई विल नॉट मेकिंग, आई विल बी यूजिंग द सेम नेम, ऐड ही यूज करूँगा। अब ऐड यूज करूँगा तो ये तो गड़बड़ी करेगा, ये तो एरर देगा। यहाँ पे इसके लिए एरर नहीं आएगा लेकिन इसके लिए तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड फंक्शन तो है, राइट, लेकिन इसके अंदर दो ही आर्ग्यूमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम फंक्शन को कॉपी करके दोबारा से बनाऊंगा इसी नाम से, ध्यान से देखना, इंटीजर सी। ओके नाउ व्हाट इज दिस सी, मेरे पास सबसे पहले तो गड़बड़ी कर दिया, ये n1 इज इक्वल टू ए, ये करना पड़ेगा, है ना, n2 इज इक्वल टू बी एंड n3 इज इक्वल टू सी। तभी तो ये इधर आएगा ना n1 में। ओके, देन सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। ऐसा करो या ऐसा करो, बात तो एक ही है, लाइक दिस प्लस n3, क्योंकि मुझे n में अगर मुझे इसकी वैल्यू भी लेनी है, n की प्रिंट करानी हो तो इसलिए, अदरवाइज तो मैं खाली सम से भी कर सकता हूँ, है ना, खाली सम से भी कर सकता हूँ कि ये सम दे दिया और यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं दिया, मैंने सीधा ए और बी कर दिया, ए प्लस बी कर दिया तो भी चलेगा, है ना। टेम्पररी वेरिएबल ऐसे भी चलेंगे, समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऊपर से n1, n2, n3 रखा तो ए बी सी n1, n2, n3 में सारी स्टोर हो जाएगी ना, और ये उसके बिना डायरेक्टली टेम्पररी वेरिएबल्स हैं तो भी काम करेगा, राइट। ये सम ऑब्जेक्ट में जाके सम के में इंस्टेंस वेरिएबल में जा रहा है। अब ये दो हो गए, राइट।
अब देखो इसी नाम से एक और यहाँ पे 4 वैल्यू पास करता हूँ, इंटीजर डी प्लस डी। कंपाइल करते हैं, यू सी देयर इज नो एरर इन योर रनरेट्स। ये देखो 30 60 100 कैसे चला, सेम नेम है तो चल गया ना। क्यों चला, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है, ये 2 हैं, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं यहाँ पे एक भी पैरामीटर ना दूँ, इसमें भी एक भी पैरामीटर ना दूँ, समझना, ठीक है। और मैं कुछ नहीं, खाली प्रिंट करा रहा हूँ, नथिंग, आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट हियर। इस पर क्या लिखा है वो भूल जाओ, मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ, जो प्रोसेस हो रहा है भूल जाओ, खाली हेलो लिखा है, ओके। तो अब बताना, देखो अब जैसे ये करूँगा ना, और यहाँ पे ऐसे कर दिया सम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अगर कॉल करता हूँ लेंथ ओ डॉट एट, बराबर ना, लेंथ, तो हेलो आना चाहिए टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा, देखना, राइट। क्यों बोल रहा है, ठीक है, ऐड इज ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि भाई ये तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। पहले तो हमने ऐड रखा था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्यों गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि इसके पैरामीटर्स अलग थे ना। अंडू कर रहा हूँ, देखो पैरामीटर्स अलग है ना, राइट। यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ओके। अब इसके नाम से चलो नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे ये 2 रखता हूँ, ये एक्स और वाई कर देता हूँ। क्यों आएगा एरर, सिग्नेचर सेम हो गया ना, राइट। तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वेरिएबल के नाम बदल दिए, ठीक है। सिग्नेचर सेम हो गया, इंटीजर 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 इंटीजर। अच्छा अब देखो यहाँ पे कर देता हूँ एक फ्लोट, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब एरर नहीं आएगा ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। अब आप देखो, यहाँ पे दे लेता हूँ फ्रॉम बोथ इंटीजर्स, ऐसे लग दिया कि यहाँ से चल रहा है, फ्रॉम इंटीजर एंड फ्लोट, फ्लोट एंड इंटीजर, किस में से चल रहा है पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, ये अब दोनों के कौन से किस में से चलेंगे, देखो राइट। यहाँ पे देखो क्या आया, लॉसिक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ इंटीजर दिया है ये, ओके, वो एरर उसकी वजह से था। अब देखो यहाँ पे एरर हट गया, फ्रॉम बोथ इंटीजर्स, तो दोनों के दोनों यहाँ से चले। अब यहाँ पे देखो 10f, ठीक है, ये देखो क्या आया, फ्रॉम फ्लोट एंड इंटीजर एंड फ्रॉम बोथ इंटीजर्स। f मतलब जैसे ही f लिख दिया तो क्या हो गया, ये फ्लोट हो गया। तो अब ये फंक्शन चला इसमें से और ये फंक्शन चला इसमें से, तो ओवरलोडिंग का मतलब समझ में तो आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, सेम नेम हो तो, है ना, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, राइट। ओवरलोड क्या क्या है, देयर आर 2 वेज टू ओवरलोड द मेथड, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, जो भी हमने किया, एक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बदले हमने, ये बदले ना, और यहाँ डेटा टाइप बदला, ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रखे, राइट। अच्छा अभी एक और तरीका देखो, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप करता हूँ फ्लोट एड इंटीजर ए इंटीजर बी, यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और कर रहा हूँ रिटर्न सम। अब बताओ अब क्या होगा, यहाँ रिटर्न टाइप वॉइड है, यहाँ रिटर्न टाइप फ्लोट है, तो यहाँ सिचुएशन शायद बताओ क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, एरर आना चाहिए, वैसे तो सर चलेगा, मतलब चलेगा। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो इसको सर वो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे को, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इधर फ्लोट ऐड, हाँ और यहाँ लिखना पड़ेगा ऐड इज इक्वल टू, है ना, है कि नहीं, हाँ सर, तो ही तो होगा। अब देखें आपका क्या कहना है, बताओ होगा कि नहीं होगा अक्षर, बोलो आपका क्या कहना है प्रगति, हो जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये नहीं होगा, रीज़न समझने की कोशिश करना,
राइट। यहाँ पे ये रिटर्न टाइप को नहीं देखता है, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही चेक करता है। यहाँ इंटीजर इंटीजर आ गया ना, तो इंटीजर इंटीजर ऑलरेडी आ चुका है। वॉइड भी तो डेटा टाइप है जो रिटर्न एम्प्टी करता है, और ये फ्लोट रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न टाइप को नहीं चेक करना है, ये चेक करना है कि ये सिग्नेचर यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। इंटीजर इंटीजर ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे इसकी वजह से एरर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए ये सिग्नेचर गलत है, इस तरह से नहीं। भले वॉइड ही लिखा है, दोनों साइन आ गई, राइट, तो फ्लोट में रिटर्न कराओगे, आप सोचोगे मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया, नो, इट इज रॉन्ग। ओके, इट इज ओनली चेक्स ऑन द पैरामीटर्स। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पहले लिखा था वही रहेगा, और कंपाइल करेंगे तो वापस जो हमने देखा। अब ये क्या आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ ऐड वाला एक्स्ट्रा कॉल कर दिया, ये वाला, ठीक है। देखो नॉर्मली वह वाला परफेक्ट उसी सिचुएशन में चले गए, राइट। तो ये हुआ हमारा सिंपली अभी देखा। तो क्या है, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक तरीका है कि ओवरलोड को किया जा सकता है। बाय चेंजिंग डेटा टाइप वो हमने देखा। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। वही आया जो बताया, राइट। चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मैंने आपको बता दिया। इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड टू मेथड, फर्स्ट ऐड परफॉर्म्स, एडिशन सेकंड परफॉर्म। देखो यही दिया इन्होंने, ऐड में 2 आर्ग्यूमेंट है, ये 3 आर्ग्यूमेंट है। ओके, और स्टैटिक टाइप है, स्टैटिक तो डायरेक्ट क्लास से भी हो सकता है, राइट। ऐसे चेंजिंग डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स, ये देखो यहाँ डबल कर दिया, हमने फ्लोट किया था, राइट। दोनों 2 हैं, इसमें भी 2 है। ओके, ये भी पॉसिबल है, ये भी देख लिया, राइट। नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग डेटा टाइप, ये भी देखो। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल चेंज डेटा टाइप, वेदर ओनली बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी। लेट्स सी हाउ एम्बिग्विटी ऑकर। यहाँ देखो ए बी, ये भी ए बी, दोनों इंटीजर है ना। यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर है, यहाँ रिटर्न टाइप डबल है। अब दोनों का इंटीजर का आंसर तो सेम ही होगा, तो दोनों इंटीजर से लाओ या डबल से लाओ, तो एम्बिग्विटी आपने इनपुट दे दिया तो बोलेगा कहाँ से लूँ भाई, इसमें से लूँ या इसमें से लूँ, प्रोसेस यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में प्रोसेस तो सेम है, ए प्लस बी, दोनों के डेटा टाइप भी सेम है, इंटीजर इंटीजर है ना। लेकिन यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर, बोले रिटर्न टाइप इंटीजर, इसके लिए टाइप कास्ट कर लो ना। टाइप कास्टिंग इसलिए तो होता है कि टाइप कास्ट कर लो, इसके लिए ओवरलोडिंग थोड़ी करना है, ठीक है। नाउ कैन वी ओवरलोड, देखो कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड? Yes, by method overloading you can have any number of main method in a class by main overloading, but JVM calls main method whichever receive string array as an argument only। समझे ना? अब JVM सिर्फ इसी को इन्वोक करेगा जिसमें string as an argument है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, public static void main string दे दिया। अभी देखो public static void main string args main string this, like देखो दो है, 2 बार लिखा है ना इधर। फर्क क्या है, यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है और ये ओनली स्ट्रिंग है, ठीक है। मेन विथ स्ट्रिंग एरे, एंड मेन विथ args। यहाँ पे देखो खाली मेन दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें। 3 मेन है ना, तो टेस्ट इट नाउ। देखो कौन सा चला, मेन विथ स्ट्रिंग, जब चलाया तो यही चला, एरर थोड़ी दिया। जब इसको आप यहाँ पे इन्वोक करोगे या कहीं और कॉल करोगे, अब देखो एरर सिचुएशन आई नहीं आई, मतलब कंपाइल हो गया, यानी एरर है नहीं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, वन टाइप is promoted to another implicitly if no matching data type is found, that's under the concept of the figure। अब सपोज कि आपने यहाँ पे डबल दिया इनपुट, आपने डबल करके इनपुट कराया, यहाँ पे डबल डेटा टाइप दिया, ठीक है। तो क्या डबल में इंटीजर डालूंगा तो सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा ही ना। बाइट डालूंगा तो भी करेगा, फ्लोट डालूंगा तो भी, हायर साइड है ना। तो ये ऑटोमेटिक वही समझा रहा है कि इम्प्लिसिट क्या है। देखो टाइप प्रमोशन क्या होता है, बाइट से शॉर्ट अपने आप होगा, शॉर्ट से इंटीजर हो जाएगा, कैरेक्टर से भी इंटीजर हो जाता है। अब इंटीजर से लॉन्ग भी हो सकता है, इंटीजर से फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर से डबल भी हो सकता है, लॉन्ग से डबल भी हो सकता है, लॉन्ग से फ्लोट भी हो सकता है, और फ्लोट से डबल भी हो सकता है, यानी डबल इज अ बिगर साइज, राइट। ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट है। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली होता है। आपने अगर उसमें बाइट भी डाला है और आपने अगर डेटा टाइप डबल दिया है तो डबल विल एक्सेप्ट द बाइट, बाइट से शॉर्ट, शॉर्ट से इंटीजर, इंटीजर से डबल पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डबल डाला तो प्रमोशन की जगह डिमोशन, इंटीजर में डबल नहीं डाल सकते,
इंटीजर में डबल वैल्यू नहीं डाल सकते, लॉन्ग में डबल नहीं डाल सकते, राइट, फ्लोट में डबल नहीं डाल सकते। वो अगर डालना चाहते हो तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा, राइट। तो as displayed in the above diagram, byte can be promoted to short integer like this the short data type can be promoted to integer, long, float or double. The character data type can be promoted into integer, long, float or double and so on, राइट। टाइप प्रमोशन देखो, जैसे यहाँ इंटीजर और लॉन्ग डाला है, यहाँ इंटीजर 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 डाला है, ध्यान से इस पे ध्यान देना, ये लॉन्ग डाला हुआ है यहाँ पे, राइट, यहाँ सम। अब यहाँ पे देखो क्या क्या डाला है, 20 20 20। अब यहाँ पे लॉन्ग में ये क्या डाला है, लॉन्ग है कि इंटीजर है, तो इंटीजर है, इंटीजर से अपने आप प्रमोट होके लॉन्ग में चला गया, ठीक है, ऐसा विथ टाइप प्रमोट इफ फाउंड। देखो अब ये अगर मैचिंग ही नहीं है तो क्या, देखना ध्यान से कैसे दिया है, इंटीजर इंटीजर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंटीजर इंटीजर के बाद लॉन्ग लॉन्ग दिया है, दोनों सेम दिए हैं, तो यहाँ पे इंटीजर आर्ग्यूमेंट मेथड इन्वोक कैसे दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ 20 20 क्या है, ये इंटीजर है, ये लॉन्ग है। लॉन्ग और इंटीजर में फ़र्क क्या है, दोनों ही इंटीजर वाली वैल्यू लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल जो है ना वो इंटीजर होते हैं, राइट। तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो यहाँ 20L लिखना पड़ेगा, जैसे F लिख रहे थे ना हम लोग फ्लोट के लिए, राइट। F क्यों लिख रहे थे फ्लोट के लिए, क्योंकि वो इंटीजर था, इंटीजर से मेरे को कन्वर्ट करना था फ्लोट में। तो ये 20 20 ये लिखा है, ये जो लिखा है ये इंटीजर है, तो इंटीजर भी है और लॉन्ग भी है, ये इंटीजर भी है लॉन्ग भी है, लेकिन लॉन्ग के लिए L लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ कहीं ना कहीं दिया होगा, नाउ एम्बिग्विटी देखो कैसे दिया है, इंटीजर लॉन्ग एंड लॉन्ग इंटीजर। यहाँ ध्यान से देखो, ये इंटीजर है और एक लॉन्ग है, और एक लॉन्ग है और एक इंटीजर है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इंटीजर है और ये दोनों लॉन्ग भी है, तो कंफ्यूजिंग है कि यहाँ इंटीजर है और यहाँ इंटीजर है, मैं किस में डालूँ इसको। तो कंप्यूटर पर यहाँ एम्बिग्विटी एरर देगा भाई, कंपाइल टाइम एरर, समझ में नहीं है आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ एल लिखो, यहाँ तो यहाँ एल लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है शायद। हाँ सर। ठीक है, ये था अपना मेथड ओवरलोडिंग, राइट। अब आगे का टॉपिक क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या क्या कहाँ कहाँ, जैसे क्लास में वगैरह यूज़ करेंगे। इफ अ सब क्लास चाइल्ड क्लास, हाँ सॉरी ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग के बाद ओवरराइडिंग ना। ओवरराइडिंग मैंने आपको उस दिन बता दिया था अगर याद हो तो। अगर इनहेरिटेंस में आपकी पेरेंट क्लास में एक मेथड है और वही नाम से चाइल्ड क्लास में मेथड बना रहे हो, ठीक है, चलो देखो, in if subclass child class has the same method as declared in the parent class, it is known as method overriding, overloading नहीं, right. In other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, is known as a method overriding, ठीक है। यूसेज ऑफ जावा मेथड देखो, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब पता है ना, बेस क्लास, राइट। किस लिए, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो क्या क्या रूल्स हैं इसके लिए। द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम इन द पेरेंट क्लास, ओवरराइड करना चाहते हो तो। मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, यानी सेम सिग्नेचर, सिग्नेचर अलग नहीं होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी अ ईजर रिलेशनशिप, ये तीनों होंगे तो ही मेथड ओवरराइड होगा, राइट। ओके, देखते हैं आगे कैसे। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग, समझना पहले ये क्या दिया है। व्हीकल लिया, रन करके यहाँ पे व्हीकल इज रनिंग किया, ठीक है, तो व्हीकल हमारे लिए एक तरह से पेरेंट क्लास हुआ। अब ये देखो बाइक बना रहे हैं व्हीकल में से, तो क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, तो ये क्या हो गया, रन मेथड यहाँ आ गया टेक्निकली। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बाइक, ओके, एंड ऑब्जेक्ट डॉट रन। तो बताओ मुझे ये क्या चीज़ है, व्हीकल इज रनिंग आएगा, ठीक है, आंसर क्या आया, व्हीकल इज रनिंग, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रन, राइट, दैट इज व्हाई वी यूज ओवरराइडिंग। अब कैसे है यहाँ देखो, इन दिस एग्जांपल वी हैव डिफाइंड द रन मेथड in the subclass as a defined in parent class, but it has some specific implementation. The name of the parameter, right, same, and there is a easy relationship between the classes, so there is method overriding। कैसे देखो, वापस वही लिखा है, vehicle is running, और यहाँ क्या लिखा है, ये run फंक्शन को दोबारा से यहाँ रीडिफाइन किया गया है,
है ना। ये पेरेंट क्लास में है, ये चाइल्ड क्लास में है। अब क्या लिखा है, बाइक इज रनिंग सेफली। ओके, यहाँ पे बाइक 2 करके क्लास बनाया है और बाइक 2 का ऑब्जेक्ट बनाया गया, राइट। और ऑब्जेक्ट डॉट रन, पहले ऊपर भी क्या है ना ऑब्जेक्ट डॉट रन, यहाँ क्या आया, व्हीकल इज रनिंग। अब यहाँ क्या आया, देखो बाइक इज रनिंग सेफली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस फंक्शन को यहाँ रीडिफाइन किया कि नहीं किया। रीडिफाइन यानी ये जो था ओवररूल हो गया, ओवररूल हो गया ना। अब ये चलेगा ना, सेम नेम था ना, अब ये यहाँ लिख रहे थे और यहाँ लिखा ही नहीं था हमने, तो ये क्या आ रहा था, यहाँ से आ रहा था पेरेंट क्लास से कि व्हीकल इज रनिंग। पेरेंट क्लास के फंक्शन को हमने रीडिफाइन कर दिया भाई। अभी इसे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो आउटपुट ये नहीं आएगा, ये आएगा। मैं इस मेथड की फंक्शनलिटी को बदल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है ना अभी, राइट। पेरेंट की प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई और मैंने इस पेरेंट की फंक्शनलिटी को बदल दिया। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं यहाँ से आउटपुट नहीं दूंगा, यहीं से आउटपुट दूंगा। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग नहीं। हाँ, मैं इसमें अगर आर्ग्यूमेंट पास कर लेता कोई, अगर इसके अंदर सिग्नेचर चेंज कर देता तो ये हो जाता है ओवरलोडिंग, क्योंकि रन तो ऑलरेडी है ना, और रन की जगह पे एक और आ जाता विथ अ डिफरेंट सिग्नेचर, तो क्या हो जाता, ओवरलोडिंग। क्यों, क्योंकि रन नाम के दो फंक्शन हो जाते, है ना। एक भले पेरेंट क्लास से आ रहा है और एक चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन हो गया, ओके, तो वो ओवरलोडिंग हो जाता। क्या, हाँ, लेकिन ये देखो ना, पेरेंट क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर है क्या। पेरेंट क्लास का सिग्नेचर चाइल्ड क्लास, यानी इधर हमने एक्सटेंडेड क्लास इसमें बदला है ना, तो इसमें हम जैसे बदलेंगे तो ये अलाउड है, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। इधर क्या, इधर आपने दो बार नहीं लिख सकते, वॉइड रन एक बार लिख दिया तो वॉइड रन दोबारा से नहीं लिख सकते, इसी क्लास में नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी क्लास में कर रहे हो तो आप इसको ओवरराइड कर रहे हो, यानी ओवर रूल कैसे बोलते हैं भाई, तुमने जो बोला मैं नया रूल बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ न्यू रूल, आई एम मेकिंग अ न्यू फंक्शनलिटी, राइट। इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे example of method overriding. In this example, we have defined the run method in the subclass as defined in parent class. It's the same specifically present. The name of the parameter method are same. Is a relationship between the classes. So there is method overriding. यहाँ पे देखो vehicle, vehicle is running, extends ये हो गया, bike is running safely, और क्या बनाया है, बस ये वही तो दिखाया, तो तुमने देख लिया, ठीक है। अ रियल एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो रियल एग्जाम्पल दिया है। कंसिडर अ सिनारियो वेयर बैंक इज क्लास दैट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी टू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल SBI, ICICI, एक्सिस बैंक्स कुड प्रोवाइड डिफरेंट रेट्स, 8, 7 and 9 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक ने ये क्या किया है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोट कर दिया रिटर्न टाइम, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ICICI, SBI और एक्सिस, राइट। ये रूल कौन बना रहा है, RBI बना रही है, राइट। ये सारी बैंक इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो RBI डिसाइड करेगी, राइट, सपोज RBI डिसाइड करती है 6% हम कम से कम देंगे, समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रहे, तो वही ICICI बोला मैं 6.25 भी देने को तैयार हूँ, एक्सिस बोला मैं 6.5 देने को भी तैयार हूँ, SBI बोलेगा हाँ मैं भी 6.40 देने को तैयार हूँ। तो अगर आप यहाँ रीडिफाइन करोगे तो क्या होगा, ओवरराइड हो गया ना, ओवरराइड हो गया कि नहीं। लेकिन आप नहीं करते हो तो आपने जो बोला है RBI का वही अप्लाई करोगे। शायद समझ में आ रहा है, हाँ सर। है ना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या हो रहा है, हर बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करके रिटर्न करेगी। तो जो SBI का क्लाइंट है वो उसको यहाँ से देगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना SBI का, ICICI का खुद का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्सिस का खुद का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब किसी ने जो रीडिफाइन नहीं किया है तो बोलेगा ठीक है बैंक वाला ही दे दो इधर, और किसी ने रीडिफाइन कर दिया है तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवरराइड हुआ ना, कि भाई जो आपने रूल बनाया वो तो मैंने ठीक है मानूंगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा देना चाहता हूँ मेरे अपने ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। ओके, जावा मेथड ओवरराइडिंग मोस्टली यूज्ड इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पेजेस, राइट। अब देखो यहाँ पे दे दिया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 0, यहाँ पे 8, यहाँ 7, यहाँ 9, RBI तो बोल रही 0% देना तो बैंक का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 0। ऐसे देखो SBI से करो,
आईसीआईसी से करो, ए से करो, देखो सबका आ गया, सबका आ रहा है एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ऐसा। ओके, नाउ कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? नो, स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, इट कैन बी प्रूव्ड बाय रन टाइम प्रॉब्लम, सो वी लर्न इट लेटर। स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक का मतलब बताया ना, पर क्लास एक ही होता है, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो पर क्लास होता है। पर ऑब्जेक्ट होता है यानी मेरे लिए होता तो मैं बोलता भाई मेरी मर्जी चलेगी, लेकिन तो पूरे पर क्लास पे है तो उसमें तुम्हारी मर्जी कैसे चलेगी, ठीक है। वाई कैन वी नॉट ओवरराइड स्टैटिक? इट इज बिकॉज स्टैटिक मेथड इज बाउंड विद द क्लास वेयर इंस्टेंस, देखो वही बोला है ना, स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास एरिया एंड इंस्टेंस बिलोंग्स टू द हेल्प एरिया। चलो राइट, यहाँ पे ये चीज भी पूरी, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है राइट, ये हम बाद में देखेंगे, रिटर्न टाइप को वेरिएंट्स क्या हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। पक्का हो गया समझ में? राइट शैब, दिनेश भाई, कोई इश्यूज? नहीं सर, हो गया सर। हो गया ना। तो बाकी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखते हैं, अगर उसका भी अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो मैं बाद में डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। हाँ सर। ओके।